गुड मॉर्निंग दोस्तों। संजय सर क्लासेस में आज हम लोग स्वक्षमता परीक्षा को ध्यान में रख करके शब्द को जानेंगे, शब्द के प्रकार को जानेंगे और शब्द की रचना किस प्रकार से होती है। इन सभी बिंदु वस्तुओं को हम लोग आज समझेंगे। तो आइए चले हम लोग शब्द को जानते हैं। इनसे पहले हम चर्चा कर चुके थे कि ध्वनि क्या होता है। ध्वनि की चर्चा हो चुकी है। ध्वनि के द्वारा क्या होता है, उनको संकेतक में हम लोग संकेताक्षर में वर्ण लाते हैं। अब फिर हम लोग पढ़े वर्ण के दो रूप है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब इन्हीं वर्णों की मदद से, इन्हीं ध्वनियों की मदद से क्या हो जाएगा, हम लोग अब ये जो स्वर और व्यंजन वर्ण से जो ध्वनि पैदा हो रहा है, इन्हीं ध्वनि से हम लोग क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। यानी वर्णों के मेल से शब्द बनता है। तो इनका पहला डिफिनेशन हो जाएगा शब्द को लेकर के, कि इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से शब्द बनता है। तो हम लोग वो देखेंगे, शब्द बनता है। दूसरा, चूंकि आप जानते हैं कि वर्ण एक क्या है, संकेताक्षर है। अब वर्ण को हम लोग कहाँ से लाए हैं, ध्वनि से लाए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ध्वनियों के मेल से, है ना, ध्वनियों के मेल से, है ना, शब्द बनता है, शब्द बनता है। लेकिन ध्वनियों के मेल या वर्णों के मेल आखिर कैसा होना चाहिए, तो ध्वनियों का मेल या वर्णों का मेल सार्थक होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। क्योंकि सार्थक शब्द जो होगा, सार्थक ध्वनि जो होगा, तो सार्थक ध्वनि से ही हम लोग सार्थक शब्द की कल्पना करेंगे। तो इस बात को लोग ध्यान रखेंगे। सार्थक की बात है यहाँ पे, सार्थक शब्द की। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या सीखा कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है, ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, और वो शब्द कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। आइए हम लोग अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा हेडिंग मारेंगे, शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। तो इनको समझिएगा। ये बहुत अच्छी क्लास हम लोग आशा करते हैं कि आज की हो जाएगी ये। खैर आगे देखिए। शब्द के प्रकार में हम लोग पहले ले लेंगे अर्थ के अनुसार से, अर्थ के अनुसार से, अर्थ के अनुसार से अगर हम लोग देखेंगे तो शब्द के दो पार्ट्स मिलेंगे। एक सार्थक शब्द बोलेंगे, सार्थक शब्द, और दूसरा हो जाता है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द हो जाता है। अब सार्थक शब्द का अर्थ ही समझ रहे हैं कि शब्द कुछ न कुछ, कुछ न कुछ अर्थ देता है, अर्थ देगा, ठीक है। और निरर्थक का ही इसके बोलने से इसका परिभाषा आता है कि ये कुछ अर्थ नहीं देता है। सीधा परिभाषा इनको हम लोग जानेंगे तो इस प्रकार से होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, मान लीजिए हम लोग बात करते हैं पानी का, है ना, तो पानी सार्थक शब्द है। और एक होता है, अगर पानी को अगर हम बदल दे, इसको हम उल्टा कर दें, दीर्घी का पमा कर नीपा, तो नीपा ये कोई शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। हो सकता है कि कुछ शब्द का प्रयोग आप लोग अपने घर में करते हो और वो आपके लिए सार्थक हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो आपके लिए कोई अर्थ नहीं देता हो, आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखता हो, तो वो आपके लिए निरर्थक शब्द हो जाता है। जैसे अगर हम और कुछ बात कैसे बात करते हैं, भात, तो यहाँ पर ये सार्थक है और ये आपका निरर्थक शब्द है, ठीक है। हम बात करते हैं अगर एग्जाम्पल में भात का, तो भात एक सार्थक शब्द है। इसको आप उल्टा दीजिएगा तो भमा का तभा, ये क्या आपका हो गया, निरर्थक शब्द हो गया।
तो एक तो हमारा अर्थ के अनुसार से शब्द के दो पार्ट्स होते हैं, एक सार्थक हो गया और एक क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा पार्ट्स की ओर चलेंगे। दूसरा पार्ट्स है उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति के अनुसार से अगर देखेंगे, उत्पत्ति के अनुसार की बात करिए या इसको विकास के अनुसार से बात कीजिए। विकास के अनुसार से, विकास के अनुसार से बात करिए। इस अनुसार से कहीं कहीं आपको शब्द मिलेगा व्युत्पत्ति, तो वो भी एक ही शब्द है, तो व्युत्पत्ति भी एक ही है, तो ये समझिएगा। इसके अनुसार से जो है दोस्तों, शब्द के चार पार्ट्स होते हैं। इसके अनुसार शब्द के चार पार्ट्स होते हैं, तो देखें क्या क्या आता है वो समझेंगे। पहला हमारा आ जाएगा तत्सम शब्द। तत्सम, तत्सम शब्द पकड़ेंगे। तत्सम शब्द में हम लोग जानते हैं कि ये शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। तो संस्कृत में प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। जब संस्कृत का शब्द को जब हम हिंदी में रूपांतरित करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं तद्भव, यानी संस्कृत दूसरा हो जाएगा तद्भव। तद्भव शब्द, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि संस्कृत के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द, इसको हम लोग तद्भव कहेंगे। तीसरा होता है दोस्तों देशज। देशज शब्द, और आप समझ रहे हैं कि यह देशज का मतलब क्या हुआ कि देश में चाहे भाषा के द्वारा हो या बोली के द्वारा हो, ये शब्द की उत्पत्ति होती है। देश में भाषा या बोली के द्वारा उत्पत्ति होती है या उत्पन्न होती है। और एक हमारा हो जाता है विदेशज। विदेशज जो कि विदेशों से आई हुई भाषा हो, यानी दूसरे देशों से आई भाषा हो, तो इसको हम लोग कहेंगे विदेशज। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्पत्ति के अनुसार से शब्द के चार भेद होते हैं। तो पहला हमारा तत्सम हो जाएगा, दूसरा तद्भव हो जाएगा, तीसरा देशज हो जाएगा, और चौथा विदेशज हो जाएगा। अब चले हम सबसे एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर हम लोग प्रयोग करते हैं अग्नि का, हम एक प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर अग्नि शब्द का, तो अग्नि शब्द संस्कृत में प्रयोग होने वाला शब्द है और इसका हिंदी शब्द होता है आग। तो अग्नि हो गया तत्सम शब्द और आग हो गया तद्भव शब्द। और अगर इसका देशज बात कीजिएगा तो कहीं हम लोग बोलते हैं आगिन। आगिन, तो अग्नि, आग, आगिन, तो ये जो है तत्सम शब्द है, ये इसका हिंदी आग हो गया, हम लोग गांव घर क्या बोलते हैं आगिन, तो ये देशज शब्द हो गया। समझिएगा, जैसे कि आम, आम को हम लोग बोलते हैं आम्रम या आम्र, इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में आम। तो ये संस्कृत शब्द है और इनका हिंदी शब्द हो गया आम, जो कि देशज है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे ही बात करेंगे, अगर हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं त्वरित गति से, तो त्वरित गति हम लोग प्रायः गांव दौड़ धूप में प्रयोग करते हैं, तो त्वरित संस्कृत में प्रयोग होने वाले शब्द हैं और इसका जो हिंदी रूपांतरण है उसको बोलते हैं तुरंत। तुरंत, तो ये तद्भव हो जाएगा, समझ रहे हैं। और देशज शब्द क्या हो गया, जो कि देश में बोली जाने वाली खड़ी भाषा की शब्द होती है।
समझ रहे हैं? जैसे कि हम लोग प्राय बोलते हैं कि चाहे हम लोग खिड़की बोल दे, समझ रहे हैं दोस्तों? खिड़की बोलिए, डिबिया बोलिए, खटिया बोलिए, खाट है लेकिन इसका विशेष क्या हो गया, जैसे खटिया हो गया, या आप डिबिया हो गया, खटिया हो गया। इसके अलावा कटोरा बोल सकते हैं, कटोरा, ठीक है, कटोरा भी हो गया। तो ये सब जो हमारा क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। एक होता है विदेशज, जरा इसको लोग ध्यान से देखिएगा। विदेशज शब्द का मतलब हो गया कि ये सब विदेश से आया है। तो विदेश से क्या क्या आया है, चाहे आप बात कर लीजिए फारसी, फारसी बात कर लीजिए, सॉरी फारसी ऐसे फारसी होगा, फारसी शब्द कर लीजिए, जिसमें हम लोग प्राय बोलते हैं अफसोस। मैं थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ इधर, अफसोस, ये फारसी जुबान है ना। आबरू, आतिशबाजी, आतिशबाजी, अदा, आराम, चिराग, ये सब जो शब्द देख रहे हैं ये सब फारसी शब्द है, जो कि विदेशों से आई भाषा है, लेकिन हम लोग बात प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अरबी शब्द हैं, जो अरब से आए हुए हैं हमारे यहाँ, और हम लोग आराम से यूज करते हैं। हम लोग बोलते हैं अमीर हो गया है बहुत तुम, तो अमीर शब्द जो है आपका अरबी शब्द है। अजीब लग रहे हो, तो अजीब आपका अरबी शब्द है। हम लोग खूब बोलते हैं गरीब, गरीब बोलते हैं, तो ये गरीब हमारा अरबी शब्द है। हम लोग खूब बोलते हैं जाहिलियत या जाहिलपन, तो ये भी हमारा अरबी शब्द है। तो इस तरह से बहुत सारे अरबी शब्द हैं, ठीक है। कुछ शब्द अंग्रेजी होते हैं जो हम लोग खूब प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी शब्द भी हैं। अंग्रेजी शब्द से डॉक्टर खूब प्रयोग करते हैं, इंजीनियर, टीचर, मोबाइल, स्लेट, हॉस्पिटल्स, तो चाहे स्लेट की बात करिए, हॉस्पिटल की बात करिए, ये सारे शब्द जो है अंग्रेजी से आया हुआ है, ठीक है। और चूँकि हमारे यहाँ दो कल्चर्स, अगर हम लोग ईसाई समाज को देखेंगे तो हमारे यहाँ दो भाषाएं मुख्य रूप से है, एक अंग्रेजी है और एक है पुर्तगाली, ये भी विदेशी से आया हुआ भाषा है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें से मान लीजिए अलकतरा, 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 ये पुर्तगाली शब्द है। जैसे तंबाकू, आपको पता है तंबाकू कहाँ से आया है, तंबाकू, फीता, चाबी, ये ऐसे शब्द है दोस्तों जो विदेशों से आए हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यह देखा कि उत्पत्ति के अनुसार से शब्द के भेद हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी शब्द के आगे प्रकार में देखेंगे हम लोग कि ये शब्द जो है अब रचना के अनुसार से, रचना के अनुसार से भी शब्द को हम लोग बांटते हैं, और ये बांटते हैं तीन भागों में। एक आपका हो जाता है रूढ़ शब्द, समझ रहे हैं, रूढ़ शब्द हो क्या, जो रचना के अनुसार से हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा हमारा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो हम लोग इसको समझते हैं। रूढ़ शब्द का अर्थ हो गया कि अगर आप इस शब्द को तोड़ेंगे ना, इस शब्द को तोड़ने के बाद जो टुकड़ा बचेगा, जो टुकड़ा मिलेगा आपको, टुकड़ा जो है कोई अर्थ नहीं देगा, कोई अर्थ नहीं देता है, ऐसे समझिए।
यानी रूढ़ शब्द को अगर आप टुकड़ा करेंगे ना, बांटेंगे, तो कोई अर्थ आपको नहीं देगा। अभी हम बात करेंगे यौगिक शब्द जो है, इसको अगर टुकड़ा करेंगे तो इनका जो टुकड़ा है, यानी इसका हिस्सा जो है, ये टुकड़ा कुछ अर्थ देगा, कुछ अर्थ देता है। और योगरूढ़ शब्द जो है, इनका जो टुकड़ा है, ये भी एक तरह से यौगिक शब्द है, समझिएगा ध्यान से। लेकिन ये जो यौगिक शब्द है, तो इसका मतलब इसका टुकड़ा तो अर्थ देगा ही, इसका टुकड़ा जो है अर्थ देता है। लेकिन ये जो है यौगिक का टुकड़ा जो अर्थ देता है, ये विशेष अर्थ देता है। यानी जो शब्द दिख रहा है, उस शब्द से हट करके विशेष अर्थात एक नया अर्थ देता है, एक अलग सा अर्थ, एक विशेष नया अर्थ देता है। तो इसको समझिएगा, तो ये चीज है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, योगरूढ़ शब्द। अब जरा हम इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे, अगर हम इसी चीज़ को मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, अगर ये रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ शब्द हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हल। तो क्या हल को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ह और ल, कुछ तो अर्थ नहीं दिया, समझ रहे हैं। से बोलते हैं किताब, उसको तोड़िए, की अलग कर दीजिए, तमा का बो ताब कर दीजिए, यह किताब कीता कित प्लस आप कर दीजिए, तो कोई अर्थ ये नहीं देता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रूढ़ शब्द। ठीक है। जैसे अगर और एग्जांपल लेंगे, जैसे लीजिए कान, तो तोड़िएगा तो कोई अर्थ नहीं देगा, तोड़िए कोमा का जोड़ ना, कुछ अर्थ दे रहा है क्या, ये अर्थ नहीं दे रहा है। और इसी प्रकार से नाक है, कुछ भी अर्थ आपको नहीं देगा, नमाकर और को नाक, कुछ अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है रूढ़ शब्द है। दूसरा आपका हो जाता है यौगिक शब्द। अब जरा यौगिक को देखिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं रसोई घर, रसोई घर, इसको तोड़िए तो रसोई प्लस घर आपको मिलेगा। तो रसोई घर देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक अर्थ दिया है, रसोई और घर दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए यौगिक शब्द है। अगर मैं बात करता हूँ पनघट, तो पन प्लस घट, ये अर्थ दे रहा है। पर मतलब पानी, घट मतलब क्या होता है, वो स्थान जहाँ घड़ा रखा जाता है, तो ये अर्थ दिया। अगर हम बात करेंगे पाठशाला, तो आपका क्या हो गया, पाठ प्लस शाला, तो पाठ मतलब जहाँ पढ़ते हैं उसको पाठ कहते हैं, शाला स्थान हो गया। तो पाठ मतलब पढ़ना, शाला स्थान, जिस स्थान पर पढ़ाई लिखाई हो रही है उसको पाठशाला कहते हैं। जैसे बुद्धिमान, नहीं, तो इसमें क्या हो गया, एक बुद्धि आ गया प्लस क्या आ गया, मान। तो बुद्धि का आशय जाने रहे, बुद्धि अर्थात ज्ञानी, नॉलेज। मान मतलब क्या होगा, व्यक्ति, बोलते हैं ना श्रीमान श्रीमती, तो मान मतलब क्या हो जाता है, व्यक्ति। तो ये भी अर्थ दिया और ये भी अर्थ देती, मेरा क्या कहलाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त, ऐसे शब्दों को हम लोग बोलेंगे यौगिक शब्द। ये हमारे यौगिक शब्द हैं, यौगिक शब्द हो जाएंगे। ठीक है। अब तीसरा हो जाता है योगरूढ़ शब्द। ये देखिए, योगरूढ़ शब्द क्या करेगा, योग रूढ़ शब्द क्या करेगा, योग रूढ़ शब्द क्या करेंगे, योग रूढ़ शब्द जो है ये विशेष अर्थ देंगे, विशेष अर्थ देंगे। जैसे मान ली बात करते हैं चक्र पानी, तो चक्र जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात पानी मतलब हाथ, तो ये तो यौगिक शब्द है ही, लेकिन यहाँ पे चक्र पाने का अर्थ श्री विष्णु की बात हो रही है, तो विशेष अर्थ दे दिया। जैसे लंबोदर, लंबोदर, तो लंब प्लस उदर, तो ये तो यौगिक शब्द भी है, लेकिन इसका विशेष अर्थ, इसका विशेष रूप में इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, श्री गणेश के लिए। तो ये हमारा
योग रूढ़ शब्द हो गया। जैसे कमल, कमल के लिए हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, पंकज का। तो पंकज कौन सा शब्द हो गया, योग रूढ़। पंकज का मतलब क्या हो जाता है, पंक प्लस अज, पंक प्लस अज, यानी जो कीचड़ में जन्मा हुआ हो, अर्थात कमल की बात हो रही है। तो ये एक विशेष अर्थ दे रहा है कमल के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे और बात करेंगे, जैसे दशानन की बात करते हैं, दशानन, तो क्या हो गया, दश प्लस आनन, इसकी मतलब यहाँ पर किसका हो रहा है, रावण से बात हो रही है। ठीक है, तो जो विशेष अर्थ ला करके दे दे दोस्तों, उसको हम लोग बोल देते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये जो हम आज देखें, तो शब्द देखें और शब्द के प्रकार को देखें। अब जो हम लोग आगे देखेंगे वो शब्द रचना को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा क्लास लंबी होगी, लेकिन इसको अगर आप अच्छे ढंग से क्लास को देखेंगे तो ये आपका एक साथ कई सारी परेशानियों को दूर करने वाला एक क्लास होगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं शब्द रचना की। अब हम लोग देखते हैं शब्द रचना क्या होता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और शायद ये आपके लिए बहुत ही मददगार भी होगा। खैर चलिए, शब्द रचना कैसे करेंगे। शब्द रचना में कौन कौन भाग लेगा, तो सबसे पहला होता है रूढ़ शब्द। अभी मैंने बताया था कि रूढ़ शब्द क्या होता है, जिसके खंड या जिसका खंड जो है, जिसका खंड कोई अर्थ नहीं देता है, कोई अर्थ नहीं देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं दोस्तों। अर्थात जैसे मान लो पढ़, अब पढ़ क्या देगा, जैसे खा ना, तो ये क्या देगा अर्थ है, तोड़ेंगे तो कोई विशेष अर्थ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब रूढ़ शब्द है जो कि हमने पीछे बातें कर लिए हैं। अब होता क्या है कि इसी रूढ़ शब्द में जो है, अगर इस रूढ़ शब्द के आगे, अगर मान लीजिए कि एक शब्द है, अगर हम रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द के आगे मान लीजिए हमने कुछ शब्दांश लगा दिया, शब्दांश, कुछ शब्दांश लगा, मतलब कुछ शब्द लगा दिया, इसका मतलब ये समझिए, शब्दांश लगा देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, उपसर्ग। तो ये हमारा उपसर्ग है। तो उपसर्ग के द्वारा भी हम लोग नए नए शब्द की रचना करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उपसर्ग से भी हम लोग नए नए शब्द की रचना करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, रचना कैसे हो रही है, रूढ़ शब्द के हम आगे कुछ न कुछ शब्द को लगाए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि अर्थ है, अब अर्थ में अगर हम यहाँ पे जोड़ दें अन, तो क्या बन जाएगा, अनर्थ बन जाएगा, है ना, अनर्थ बन जाएगा। तो इस प्रकार से उपसर्ग के द्वारा भी हम लोग नए नए शब्दों की रचना करते हैं दोस्तों। अब बाकी फिर हम उपसर्ग से स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे, फिर वहाँ हम लोग चर्चा करेंगे और हम वहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि उपसर्ग जो है संस्कृत में, संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में उपसर्ग लगभग अगर 19 के आसपास होगी, जहाँ तक मैं सही हूँ, हाँ। और हिंदी में ये उपसर्ग 12 प्रकार के पढ़ेंगे, और उर्दू में, उर्दू जुबान की बातें करेंगे तो उर्दू में ये उपसर्ग लगभग 10 के आसपास होता है। ठीक है, शायद हमें लगता है कि उल्टा हो गया, ये हिंदी में शायद 10 है, उर्दू में 12 है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो इसके बारे में लोग बात करेंगे। तो एक अलग से हम क्लास लाएंगे स्पेशल, खाली हम लोग ये समझने प्रयास करते हैं कि शब्द की रचना किस प्रकार से होती है। फिर अगर हम और आगे चलेंगे तो ये देख रहे हैं हम लोग कि एक होता है प्रत्यय, प्रत्यय। अब इसको समझते हैं प्रत्यय क्या होता है। फिर यहाँ पे रूढ़ शब्द है। अब रूढ़ शब्द के पीछे पीछे हमने कुछ शब्दांश को लगाया, मतलब कुछ शब्द को लगाया, शब्द के अंश को लगाया, और उनसे हमारा क्या बनता है, ये हमारा प्रत्यय बनेगा। यानी प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है, उसको हम लोग प्रत्यय कहेंगे। समझ रहे हैं बात को। अब हम लोग प्रत्यय को आगे जब ऐसे इसके बारे में विस्तार से पढ़नी हो, काफ़ी बड़ी चैप्टर है ये, फिर भी मोटा मोटी मैं आपको बता दूं प्रत्यय के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके कि ये प्रत्यय जो है
देखिए आगे चल करके ये दो भागों में बढ़ जाएगा, है ना। ये प्रत्यय यानी अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल की पहले बात कर ले, इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो किसी शब्द के पीछे अगर कुछ शब्द को लगाते हैं तो वो हमारा प्रत्यय कहलाएगा। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसको समझ लीजिएगा। अगर प्रत्यय की बात करेंगे तो प्रत्यय हम लोगों का दो प्रकार का हो जाता है, यानी मतलब प्रत्यय को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया कृत प्रत्यय, अकृत प्रत्यय, और दूसरा आपका हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। समझ रहे हैं ना। अब कृत प्रत्यय जिसमें जो हम लोग और उसमें लगाएंगे पीछे वाला शब्द को, तो मतलब क्रिया में लगने वाला प्रत्यय, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कृत प्रत्यय कहेंगे। तो यहाँ पर दो शब्द है, संस्कृत में धातु होता है और यहाँ क्रिया होता है। तो फिर आप चाहे तो और लिख सकते हैं, कृत मतलब धातु में, चूंकि ये संस्कृत में प्रयोग होता है, धातु में लगने वाला प्रत्यय। जैसे मान लीजिए हम लोग एक प्रयोग करते हैं वाला वाला, जैसे खाना, एक वाला, तो क्या हो गया, खाने वाला हो गया। तो देख रहे हैं खाना मेरा क्या है, रूढ़ शब्द है, मैंने क्या लगाया, प्रत्यय वाला लगाया, तो क्या बन गया, खाने वाला। जैसे जाना, अलग वाला प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, जाने वाला। क्योंकि ये सब प्रत्यय जो है दोस्तों क्रिया में लग रहा है, इसलिए उसको बोले हम लोग कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय लगकर जो शब्द बन रहा है, इस तरह का जो शब्द बनेगा, ठीक है, ऐसे शब्द को जो शब्द बना, यानी लिखते हैं कृत प्रत्यय लगने के बाद बनने वाला शब्द जो है वो हमारा कहलाएगा कृदंत, वो कृदंत कहलाएगा। तो आप लोग प्राय नाम सुने होंगे कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत शब्द होता है जो कृत प्रत्यय के लगने के बाद वो बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक हमारा हो जाता है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय तो समझ रहे हैं, तो क्रिया में लग गया ये कृत प्रत्यय। तद्धित कहाँ लगेगा, ये हमारा लग जाता है संज्ञा में, ये हमारा कहाँ लग जाएगा, सर्वनाम में। समझ रहे हैं बात को, यानी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, यहाँ लग जाता है ये तद्धित प्रत्यय। समझ रहे हैं। एक तो कृत प्रत्यय हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। संज्ञा में लगाइए, सर्वनाम में लगाइए, ठीक है, या नहीं तो आप विशेषण में लगाइए। यहाँ जो प्रत्यय लगने जा रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण। हाँ ठीक है, आ रहा है कैमरा में। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगने वाला प्रत्यय, लगने वाला प्रत्यय को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय में ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ बात करते हैं, जैसे मानव, मानव तो संज्ञा है, लेकिन इसमें अगर हम लोग ला देंगे ता, तो क्या बन जाएगा, मानवता। तो एक नया शब्द बन गया मानवता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसी प्रकार से इंसान होता है तो क्या बन जाता है, इंसानियत। शत्रु है तो क्या बन जाएगा, शत्रुता। जैसे एकता है तो क्या बन जाएगा, समझ रहे बात को। तो यही सब है, मानव हो गया, शत्रु से क्या बन जाएगा, शत्रुता। अगर यहाँ प्रत्यय लगाएंगे, चूंकि ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आता है, वीर है तो क्या बन जाएगा, वीरता। से
एकता है तो एकता भी हो जाएगा, एक प्लस ता, ठीक है। अपनापन है, अपनापन है, इत्यादि बहुत सारा है। इसका मैं अलग से क्लास तैयार करूँगा, फिर मैं चर्चा वह करूँगा। फिर भी आप मोटा मोटा चर्चा आप ध्यान रखें यहाँ पे कि ये क्या होता है। एक बात और है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करना, मैं थोड़ा ध्यान से हट गया था। वह ध्यान रखिए, कृदंत प्रत्यय की अगर हम बात करेंगे तो उसमें इसको और ऊपर में कर दूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिखाई पड़े साफ साफ। अगर कृदंत प्रत्यय की बात करेंगे तो आगे जब पढ़ेंगे हम लोग प्रत्यय को बढ़िया से, तो वहाँ बताएंगे कि ये प्रत्यय आगे जाकर के दो भागों में बट जाता है, कृत प्रत्यय, ठीक है। ये प्रत्यय आगे चलेगा तो दो भागों में ये बट जाएगा। अब फिर हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, एक विकारी आ जाएगा और एक आ जाएगा अविकारी। तो हालांकि ये संज्ञा पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स जब पढ़ेंगे तो वहीं पढ़ते हैं इसको हम लोग हैं विकारी और अविकारी। तो हम लोग तो खैर पढ़े ही है कि विकारी जो है चाहे संज्ञा आ जाए चाहे सर्वनाम आ जाए, है ना, सर्वनाम आ जाए, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो या विशेषण हो, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में जो है इस स्थिति में अपना रूप बदलते रहता है, अपना रूप बदलता रहता है, बदलता रहता है विकारी। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं और एग्जांपल में ले लूँ विकारी का। कोई लड़का है तो लड़का लड़के बन जाते हैं, है ना, है ना, लड़का लड़कों बन जाता है। तो क्या देख रहे हो, ये अपना रूप यानी शब्द बना रहा है, ठीक है। जैसे खेलना है, खेल है, खेलना, तो कोई खेला हो जाता है, कोई खेली हो जाता है, कोई खेलो हो जाता है। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे शब्द क्रिया के अनुसार से, संज्ञा के अनुसार से, विशेषण के अनुसार से, सर्वनाम के अनुसार से, जैसे कहीं मैं होता है, कहीं हम हो जाएगा। तो ये सब क्या देख रहे हो आप कि ये जो है शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण जो है के साथ साथ एक ही शब्द के अलग अलग रूप बदलते चले जाते हैं। इसको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी क्या हो गया कि ये अपना रूप नहीं बदलता है, अपना रूप नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। आप समझ सकते हैं, नाम ही है अविकारी, यानी कोई विकार उसमें नहीं आता, कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे, एग्जाम्पल स्वरूप धीरे धीरे। अब क्या कीजिएगा, मैं धीरे धीरे घर जाता हूँ, तुम धीरे धीरे घर जाते हो, हम लोग धीरे धीरे घर जाते हैं। यानी संज्ञा लगाइए, सर्वनाम लगाइए, क्रिया लगाइए, विशेषण लगाइए, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, बस यही लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा अविकारी शब्द। तो इसका परिभाषा आता है कि अविकारी शब्द जो मुख्य रूप से होता है दोस्तों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के तो चार हिस्सा तो यहाँ चला आया। एक तो संज्ञा आ गया, सर्वनाम आ गया, क्रिया आ गया और विशेषण आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी चार आ जाएंगे, किसमें, अविकारी शब्दों में, ठीक है। इसमें कि आप पहला पढ़ते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो एक तो आपका ये आ गया, दूसरा आपका हो जाएगा संबंध बोधक, संबंध बोधक। एक आपका आ जाएगा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और एक आपका आ जाएगा विश्रामदी, विश्रामदी बोधक। समझ रहे हैं बात को। तो ये सब जो होता है, शब्द बदलने के साथ साथ इसमें किसी का परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो ये हमारा कहलाएगा अविकारी शब्द। हालांकि हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको हम अच्छे ढंग से अलग से मैं क्लास को लेकर के आ जाऊं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है कि शब्द की रचना कैसे हो रही है। रूढ़ के साथ उपसर्ग लगता है तो नया शब्द बनता है, रूढ़ में जब प्रत्यय लगेगा तो नया शब्द बनेगा। समझ रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि एक होता है समास। समास
अब समास तो आप जानते हैं, नाम ही है समास। इसमें दो या दो से अधिक पदों को जोड़ से बनता है, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से बनता है समास। समझ रहे हो? तो समास देखेंगे, अगला हो जाता है संधि। अगला क्या हो जाएगा? संधि। तो समास में तो क्या हो गया? दो पद, दो पदों के मेल से, है ना, ये बनता है समास। और आप लोग यहाँ देखेंगे संधि में, यहाँ दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से यहाँ जो विकार पैदा होगा, उत्पन्न विकार, तो यहाँ वर्ण आ गया संधि में, और यहाँ दो पद आ गया। इसमें पद देखेंगे, यानी यहाँ वर्ण नहीं है, यहाँ पद है, तो इनसे एक नया शब्द बनेगा। समझ रहे हो? और इससे जो है, इससे भी नया शब्द बनेगा, संधि से भी। तो समास और संधि एक बड़ा सा टॉपिक है और एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, यही तो चार बैकबोन है हिंदी ग्रामर का और काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो मैं चारों का अलग इंडिपेंडेंट क्लास लाऊंगा, लंबे लंबे क्लास चारों का होगा, तो मैं बहुत ले आऊँगा, शायद बहुत जल्दी ले आऊँगा। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, हम लोग समास में पढ़ते हैं, कहीं समास के 4 भेद होते हैं, कहीं समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य बात करें तो समास के 4 भेद होते हैं। एक कर्मधारय समास हो जाएगा, एक तत्पुरुष समास हो गया, तत्पुरुष समास हो जाएगा, एक आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व, एक आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो हम लोग जब समास को देखेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। अगर हम लोग संधि की बात करेंगे दोस्तों, तो संधि में हम लोग पढ़े थे कि संधि 3 प्रकार के हो, दो प्रकार के मुख्य रूप से, स्वर संधि और व्यंजन संधि। नहीं, और शायद एक और था, वो शायद हो जाएगा आपका स्वर और व्यंजन, एक विसर्ग संधि। ठीक है, तो 3 प्रकार के संधि थे। हम लोग इसके बारे में भी क्लास अलग से लेंगे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ मोटा मोटी कि ये सब शब्द रचना में सब भाग लेता है। हालांकि स्वर संधि पढ़ेंगे, इसके 5 पार्ट्स होते हैं। तो एक आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, एक हो जाएगा गुण स्वर संधि, एक हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, एक हो जाएगा अयादि संधि, और एक आपका पड़ जाएगा यन संधि। तो ये 4 प्रकार के संधि पढ़ेंगे। और जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि इस चारों प्रकार के संधि में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वो इन तीनों से आता है, दीर्घ से, गुण से, वृद्धि से। कहीं कहीं तो ये कहा जाता है अगर एग्ज़ाम को पास करनी है केवल दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि को आप पढ़ लीजिए तो आपका एग्ज़ाम मुकम्मल हो जाएगा। तो एक बार फिर समझते हैं कि संधि जो पढ़ेंगे तो संधि के 3 पार्ट्स होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि से अधिक क्वेश्चन, मतलब समझिए कि 70% क्वेश्चन आपका स्वर संधि से ही आता है। हालांकि मैं इसके लिए क्लास में लाऊंगा दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और व्यंजन, विसर्ग संधि से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये अपर क्लास के लिए है। पीसीएस की तैयारी वगैरह जब करते हैं तो वहाँ इससे क्वेश्चन निकाला जाता है। इसके अलावा शब्दों के शुद्धिकरण के लिए भी इसको पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। और एक हम लोग जो पढ़ेंगे शब्द रचना में, वो पढ़ेंगे विरुक्ति, है ना, जैसे को द्विरुक्ति भी कहते हैं। एक नया टर्म हम लोग समझ रहे हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे द्विरुक्ति। द्विरुक्ति पढ़ेंगे, है ना। तो द्विरुक्ति को पढ़ेंगे, यानी द्विरुक्ति में क्या होता है, एक ही उक्ति के जो होते हैं वो 2 बार लिखे जाते हैं, 2 बार प्रयोग होता है एक ही उक्ति को। तो उसको भी देखेंगे हम लोग। एक ही, शायद सामने नहीं आ रहा, मैं थोड़ा और आगे कर लो, है ना। एक ही उक्ति को 2 बार लिखे जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे। और हम लोग और थोड़ा बात करें, नीचे दिखाएं अगर, जैसे इसकी बात हो जाएगा, इसमें से धीरे धीरे,
तो क्या हुआ, एक ही शब्द को हमने क्या बार लिखा, 2 बार लिखा, तो क्या कहलाएगा, ये द्विरुक्ति कहलाएगा। समझ रहे हैं, मतलब दोहराया गया, एक ही पद को इसमें बारंबार दोहराया जाता है ना। जैसे होता है ना कि पानी, पूरी, है ना, हलचल, ये सब सब द्विरुक्ति है, 2 बार लिखा जाता है। गुनगुन, गुनगुन, तो इस तरह के शब्दों को भी हम लोग, जब हम लोग इसको समास को पढ़ेंगे तो साथ में द्विरुक्ति को भी ले आएंगे। क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ा हो रहा है दोस्तों, तो इसलिए अब हम क्लास को यहीं पर रखेंगे, और इसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे तो खैर आपको ये समझ में आ जाएगा कि शब्द की रचना किस प्रकार से होती है। बाकी मैं उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि के बारे में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हम विस्तृत क्लास लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर हो जाएंगे। बस अब तक इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।